सभी को नमस्कार। येजत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम जून 2024 जो पहला पेपर है, फर्स्ट पेपर है, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। यहाँ ऐसे प्रश्नों का समावेश किया गया है जो यानी अधिकतर नेट जेआरएफ, पीएचडी एंट्रेंस, सीटेट, केवीएस या नवोदय के लिए फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें प्रश्न पूछे जाते हैं। वही प्रश्न यहाँ संकलन किए गए हैं। तो आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वो है कि त्रिभाषा सूत्र जो दिया गया था वो किस शिक्षा नीति में दिया गया था। त्रिभाषा सूत्र किस शिक्षा नीति में दिया गया था? तो एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1968 थी उसमें दिया गया था। किसमें दिया गया था? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है त्रिभाषा सूत्र से संबंधित, और कई बार इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। पीछे आप जो क्लासें देखेंगे उनमें कि त्रिभाषा सूत्र क्या था। तो एनईपी 1968 में त्रिभाषा सूत्र दिया गया था, और 1968 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति थी। क्या थी? प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। इस प्रश्न को इस तरह से पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो किसकी सरकार में बनाई गई? तो 1968 में जो भारत के लिए प्रथम स्वतंत्र यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई थी, उस समय भारत के अंदर जो सरकार थी वो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के शासनकाल में, इंदिरा गांधी के श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में देश की प्रथम जो शिक्षा नीति है वो बनाई गई थी। दूसरा प्रश्न कह रहा है पहली शिक्षा नीति ये थी 1968 वाली, और दूसरी जो शिक्षा नीति थी यानी राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता के बाद में दूसरी शिक्षा नीति थी, उसका निर्माण होता है 1986 में। कब बनता होता है? 1986 में। और किसके शासनकाल में? यानी राजीव गांधी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। तो राजीव गांधी की जो सरकार थी उनका जो शासनकाल था उनके शासनकाल में दूसरी शिक्षा नीति बनती है। और कब बनती है? 1986 में। अब यहां पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लक्ष्य क्या थे? लक्ष्य पूछ रहे हैं कि जो दूसरी शिक्षा नीति बनाई गई उसके लक्ष्य क्या लक्ष्य रखे गए थे? तो उसके लक्ष्य थे कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का निर्माण हो। पहला लक्ष्य क्या था? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, शिक्षा का समान अवसर, शिक्षा का समान अवसर एवं जो भाषा थी, भाषाओं के विकास की बात इस शिक्षा नीति में की गई थी, एवं भाषाओं का विकास, ये लक्ष्य था। जो 1986 की शिक्षा नीति थी उनकी ये लक्ष्य थे। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम से अभिप्राय ये था
कि पूरे राष्ट्र में यानी एक समान पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। अच्छा पाठ्यक्रम हो, गुणवत्ता पूर्ण हो और क्या हो, समान पाठ्यक्रम हो, शिक्षा का समान अवसर कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर शिक्षा को लेकर के किसी के साथ में भेदभाव न किया जाए, सबको शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर है वो प्रदान किए जाए। उसके अलावा जो भाषाएं हैं उन भाषाओं का क्या किया जाए, विकास किया जाए। ये 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उनके प्रमुख लक्ष्य थे। प्रश्न संख्या 3 देखिए, पर्यावरण के प्रति, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु था, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना किस एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का महत्वपूर्ण घटक था? तो ये था एनईपी 1986 का। एनईपी यही लिख देते हैं। ये दूसरे प्रश्न का है, ये पहले प्रश्न का, और ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि जो एनईपी 1986 थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 थी, उसका लक्ष्य था, क्या था कि पर्यावरण के प्रति जो लोग हैं उन लोगों में जागरूकता पैदा करे। अब क्या प्रश्न संख्या 4 देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस एनईपी के तहत शुरू किया गया? यानी ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड चला था वो किस एनईपी के तहत शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड था, जो 1986 की शिक्षा नीति थी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था वो एनईपी 1986 की जो शिक्षा नीति थी इसके तहत ही शुरू किया गया था। 1986 की शिक्षा नीति के तहत शुरू किया गया था। और ये पूछ लिया जाए कि ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू किया गया? कब शुरू किया गया? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की 1986 की नीति में तो यह प्रावधान होता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो शुरू किया जाए, इस तरह की मंजूरी दी जाती है। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को शुरू कब करते हैं? 1987-88 में करते हैं। 1987 और 88 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हो जाती है। ये प्रश्न भी आप ध्यान रखना। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था उससे संबंधित पीछे की क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था, ये जो गांव के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यालय थे उनमें जो मूलभूत सुविधाएं थी उनसे संबंधित था, यानी स्कूलों की मूलभूत सुविधाओं और गुणवत्ता से संबंधित था। और इसमें प्रावधान क्या रखा गया था? मूल प्रावधान क्या था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में? 2+2+1 का था। किस शिक्षा से संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। काफी चर्चा की अपन ने इस पर। क्या हो? प्रत्येक गांव में प्राथमिक स्तर का स्कूल हो, प्राथमिक विद्यालय हो, जिसमें 2 अध्यापक हो, 2 कमरे हो और एक क्या हो? बरामदा हो। 2 अध्यापक, 2 कमरे और एक बरामदा हो। ये अपने ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड था इसके अंदर ये बातें कही गई थी, यानी विद्यालयों की जो गुणवत्ता है, मूलभूत सुविधाएं हैं, उनसे संबंधित बातें थी इसमें। स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। तो भारत की प्रथम जो शिक्षा नीति थी वो कब बनी थी? 1968 में। और भारत की दूसरी शिक्षा नीति है वो कब बनती है? 1986 में। और भारत की तीसरी शिक्षा नीति पूछ ले तो 2020 में। किसके कार्यकाल में? नरेंद्र मोदी के शासनकाल में
तीसरी शिक्षा नीति बनाई जाती है। तो वर्तमान में देश में कौन सी शिक्षा नीति प्रचलित है? जो 34 वर्षों बाद नई शिक्षा नीति मिली है वो है एनईपी 2020। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न देखिए, 1986 की शिक्षा नीति में कब संशोधन किया गया? तो 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसमें 1992 में संशोधन किया गया था। 1992 में संशोधन किया गया था। और जो 1992 में संशोधन किया गया था तो उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? देश के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव की जो सरकार थी उस समय 1986 की शिक्षा नीति में थोड़ा बहुत संशोधन हुआ था। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहे हैं कि यूनेस्को ने भारत की कितनी भाषाओं को लुप्त प्राय घोषित किया है? यूनेस्को ने एक सर्वे किया है और उस सर्वे में जो भारत में प्रचलित भाषाएं थी हमारे देश में, उस भाषाओं में से यानी प्राय का अर्थ होता है अधिकतर ऐसी भाषाएं हैं जो क्या हो चुकी हैं? लुप्त हो चुकी हैं। तो उन भाषाओं की संख्या पूछी थी, बता रहा है। यूनेस्को कह रहा है कि भारत की इतनी भाषाएं हैं जो यानी क्या माने कि लुप्ति हो चुकी हैं। तो कितनी भाषाओं की बात कह रहा है? 197 भाषाओं को यूनेस्को ये मानता है कि भारत की 197 भाषाएं हैं जो क्या हो चुकी हैं? लुप्त हो चुकी हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट ये कहती है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई? कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है वो कब प्रारंभ किया गया? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है वो 1988 में शुरू किया गया था। 1988 में। प्रश्न संख्या 8, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटीई की स्थापना कब होती है? एनसीटीई की स्थापना कब होती है? यानी नेशनल, एन का मतलब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। नेशनल, कई बार इसका पूरा नाम भी पूछ लेते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। अब देखिए शिक्षा से संबंधित जो महाविद्यालय होते हैं, शिक्षा से संबंधित जो महाविद्यालय होते हैं, चाहे वो बीएड कॉलेज हो चाहे वो एमएड कॉलेज हो, उनको यानी उनके लिए जो नियम है, कानून है, दिशा निर्देश है, वो कौन देता है? एनसीटीई देती है। कौन देती है? एनसीटीई देती है कि किस तरह का पाठ्यक्रम लागू करना है और किस तरह से यानी पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाना है। ये सारे निर्देश किसके होते हैं? एनसीईआरटी के होते हैं। और जो महाविद्यालय होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? यूजीसी अप्रूव्ड तो होते हैं यूनिवर्सिटी से, तो एनसीईआरटी है उससे भी अप्रूव्ड होते हैं, तब उनकी जो बीएड एमएड है वो वैलिड मानी जाती है। तो पूरा नाम क्या होता है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। अब इसकी स्थापना कब की जाती है? इसकी स्थापना की जाती है 1995 में। यानी टीचर्स एजुकेशन है जो अध्यापक जो शिक्षा है उससे संबंधित होती है राष्ट्रीय स्तर पर। अब देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? जो इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी की 1984 में मृत्यु हो जाती है और 1985 में दो काम होते हैं। एक तो याद रखना, इग्नू की स्थापना हो जाती है। कब हो जाती है? 1985 में।
दूसरा काम क्या होता है कि जो राजस्थान नहर है उसका नाम पहले राजस्थान करनाल नहर था, उसका नाम परिवर्तित कर दिया जाता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया जाता है। कब? 1985 में। तो 1985 में इग्नू की स्थापना होती है और 1985 में ही क्या है, इंदिरा गांधी, जो वर्तमान इंदिरा गांधी नहर कहते हैं, इसका नाम परिवर्तन होता है। पहले इसका नाम राजस्थान करनाल नहर था या राजस्थान नहर था। दो काम होते हैं 1985 में। 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है। प्रश्न संख्या 10 देखिए कि एनसीईआरटी नेशनल काउंसलिंग एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो एनसीईआरटी है, इसकी स्थापना होती है 1961 में। यानी जो माध्यमिक स्तर पर जो शिक्षा है उस शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए, अच्छा पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए वहां जो टीचर्स हैं उनको यानी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जब ये महसूस हुआ कि माध्यमिक स्तर की शिक्षा में गुणवत्ता लाई जाए, तब एनसीईआरटी की स्थापना होती है। आज जो विद्यालयों में जो पुस्तकें पढ़ाई जा रही है, जो पाठ्यक्रम चल रहा है, वो किसका है? एनसीईआरटी का है। किसका है? एनसीईआरटी का है। तो एनसीईआरटी की स्थापना कब होती है? 1961 में। और किससे संबंधित है? माध्यमिक स्तर की शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? माध्यमिक स्तर की शिक्षा से संबंधित है कि माध्यमिक शिक्षा है उसमें किस तरह से गुणवत्ता लाई जाए, इसके लिए इसका गठन किया गया था। और किसको देखकर? पहले उच्च शिक्षा के लिए हो चुका था, उच्च शिक्षा के लिए यूजीसी बन चुकी थी, यूजीसी बन चुकी थी। तो यूजीसी ने जब कार्य करना शुरू किया तो उच्च शिक्षा में काफी सुधार नजर आया। यानी अंडर ग्रांट कमीशन की स्थापना हो चुकी थी। कब? 1956 में। उच्च शिक्षा के लिए ये किससे संबंधित है? उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा से अभिप्राय है कि जैसे कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उनको अप्रूव्ड करना, उनको मान्यता देना, उनको उनके लिए नियम कानून जो भी हैं, दिशा निर्देश, वो जारी करना किसका काम है? यूजीसी का काम है। किसका काम है? यूजीसी का काम है। जब यूजीसी की स्थापना हुई 1956 में, इस यूजीसी ने कार्य करना शुरू किया उच्च शिक्षा के लिए, तब ऐसा महसूस हुआ कि माध्यमिक स्तर पर भी कोई एक ऐसी इकाई होनी चाहिए। तब 1961 में जाकर के एनसीईआरटी की स्थापना की जाती है। अब ये देखिए प्रश्न संख्या 11, एनईपी 2020 के तहत वोकेशनल कोर्स, कौन से कोर्स है? वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? अब वोकेशनल कोर्स से क्या मतलब है कि एक इस तरह का पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा जिसमें बालक को शिक्षा के साथ साथ व्यवसाय से जोड़ा जाएगा, व्यवसाय से जोड़ा जाएगा। अगर किसी बच्चे को कला में रुचि है तो उसको आर्ट एंड क्राफ्ट से जोड़ दिया जाएगा। अगर किसी बच्चे की, किसी को फैशन डिजाइनिंग है, किसी को अन्य कोई तकनीकी शिक्षा है, उससे जोड़ दिया जाएगा। तो उसको जोड़ने के लिए किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे ये वोकेशनल कोर्स? तो ये वोकेशनल कोर्स है ये 6ठी कक्षा से। यानी हम कह सकते हैं जब बच्चा 6th क्लास में होगा तो वहां उसके वोकेशनल कोर्स की शुरुआत हो जाएगी। किसके तहत? नई शिक्षा नीति 2020 के तहत उसको व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ दिया जाएगा 6ठी क्लास से। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि एनईपी 1986 में किस शिक्षा की पहली बार बात कही गई थी? कि 1986 की जो शिक्षा नीति थी इसमें ऐसा कौन सा विषय था जिससे संबंधित पहली बार बात कही गई हो? तो 1986 की शिक्षा नीति में पहली बार कंप्यूटर शिक्षा की बात की गई थी। कंप्यूटर शिक्षा की बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी शिक्षा नीति है या किस शिक्षा नीति में
कंप्यूटर शिक्षा की बात कही गई तो 1986 की जो शिक्षा नीति है उसमें पहली बार कंप्यूटर शिक्षा की बात कही गई थी। तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता, कंप्यूटर शिक्षा और इसके अलावा जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, डाइट डाइट की स्थापना, ये सारे राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना, नवोदय विद्यालयों की स्थापना, याद रखना इन बातों को। ये सारे के सारे जो हैं वो 1986 की शिक्षा नीति के प्रावधान है। अब देखिए प्रश्न संख्या 13 कह रहे हैं कि 1986 एनईपी 1986 का मुख्य योगदान क्या रहा। कि 1986 की जो शिक्षा नीति थी उस शिक्षा नीति का मुख्य योगदान क्या रहा था। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 1986 की शिक्षा नीति का अभी मैंने बताया कि मुक्त विश्वविद्यालय थे उनकी स्थापना हुई, नवोदय विद्यालयों की स्थापना 1986 की शिक्षा नीति के तहत हुई। जो डाइट है यानी डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जिसे हम डाइट कहते हैं उसकी स्थापना भी कहाँ होती है, 1986 की शिक्षा नीति के तहत ही होती है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है उसकी स्थापना भी कहाँ होती है, 1986 की शिक्षा नीति के तहत होती है। तो 1986 की शिक्षा नीति है वो महत्वपूर्ण है। और ज्यादातर जो प्रश्न पूछा जाता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तो एक रटा रटाया क्वेश्चन है यूजीसी का। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किस शिक्षा नीति से है। और पिछली बार 2023 के अंदर यानी दिसंबर जो 2023 था उसमें यह भी पूछ लिया गया था कि पर्यावरण शिक्षा या पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता लाने की बात किस शिक्षा नीति में की गई थी। तो 1986 की शिक्षा नीति में ही की गई थी। तो आगे क्या कह रहे हैं कि एनईपी 1986 में किस शिक्षा पर बात हुई हमने पढ़ लिया। एनईपी 1986 का मुख्य योगदान क्या रहा। 1986 की यानी एनईपी जो 1986 है उसका क्या पूछ रहा है, योगदान। क्या क्या योगदान रहा। तो योगदान रहता है जी पहला तो जो मुक्त विश्वविद्यालय है, मुक्त विश्वविद्यालय स्थापना यानी ओपन जो यूनिवर्सिटियां हैं उन ओपन यूनिवर्सिटियों की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। किसके तहत, 1986 की शिक्षा नीति के तहत। दूसरा काम होता है यहां नवोदय विद्यालयों की स्थापना। यानी शहरी क्षेत्र में लोगों के पास पढ़ने के लिए अच्छे विद्यालय थे लेकिन गरीब जो तबका गांव में जो रहता था उनके लिए नहीं थे। तो ग्रामीण लोगों को, ग्रामीण विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके नवोदय विद्यालय की स्थापना होती है। इसमें ग्रामीण जो बच्चे हैं, ग्रामीण स्तर के बच्चे हैं वो 75% है और शहरी क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो कितने होते हैं, 25%। ये प्रावधान रखा गया कि ग्रामीण छात्रों को तो 75% ग्रामीण छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा और 25% शहरी छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। फिर इसमें जैसे अलग अलग गांव के अंदर जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, महिला वर्ग है, उनके लिए भी अलग अलग प्रावधान थे। तो नवोदय विद्यालय है वो जैसे देखो शहरों में तो जो बड़े स्कूल थे जैसे केवीएस केंद्रीय विद्यालय जो चल रहे थे उनमें अच्छी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा बच्चों को प्राप्त हो रही थी लेकिन गांव के लिए कोई विकल्प नहीं था। तब नवोदय विद्यालयों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो ग्रामीण छात्र हैं उनकी शिक्षा में सुधार करना था। नवोदय विद्यालयों की स्थापना 1986 की शिक्षा नीति के तहत होती है। उसके बाद 1986 की जो शिक्षा नीति है उसमें डाइट की स्थापना भी होती है। डाइट यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग,
यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग। ये डाइट क्या थी? एक जिला स्तर पर एक संस्था का निर्माण किया गया था, जिसका कार्य क्या था कि जिले के अंदर जो अध्यापक हैं उनको प्रशिक्षण के दौरान या सेवा जो कर रहे हैं, सरकारी लग चुके हैं, सेवा काल के दौरान उनको क्या किया जाए, समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाए। और फिर इस डाइट ने ही, जैसे आज 8वीं में बोर्ड है ना, बोर्ड की क्लास 8वीं की हो रही है, तो 1995-96 का जो दौर था, उस समय जब शुरुआत में जब बोर्ड की शुरुआत हुई थी अपने प्रदेश में, राजस्थान में, तो उस समय यानी जो बोर्ड नहीं था, क्या थी? डाइट थी। डाइट के माध्यम से 8वीं की परीक्षा होती थी। 2-3 साल लगभग डाइट से चली, उसके बाद में बोर्ड की स्थापना हुई। उस समय डाइट थी, वो थी चुनावड़, यानी हनुमानगढ़ और गंगानगर की एक ही डाइट थी, चुनावड़ डाइट। तो डाइट का मुख्य कार्य क्या था कि जिला स्तर पर एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो एजुकेशन ट्रेनिंग से क्या है? संबंधित है। यानी पहले, यानी सरकारी सेवा से पहले भी टीचर्स ट्रेनिंग के लिए प्रतिबद्ध था, और सरकारी टीचर बनने के बाद, सरकारी शिक्षक बनने के बाद भी समय समय पर टीचरों के लिए यानी ट्रेनिंग जो होती थी, प्रशिक्षण जो होता था, उसका यहाँ आयोजन किया जाता था। तो डाइट की स्थापना किस शिक्षा नीति के तहत है? 1986 की शिक्षा नीति के तहत है। दूसरा काम ये किया जाता है। उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था। कौन सा? ऑपरेशन अभी हमने पढ़ा था ब्लैक बोर्ड, यानी गांव में जो प्राथमिक स्तर के जो स्कूल हैं, प्राथमिक जो शिक्षा है, उसमें भौतिक रूप से भौतिक संसाधनों की पूर्ति करना और गुणवत्ता प्रदान करना, किसका उद्देश्य था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य था। अब ये पूछ लिया जाए कि 1986 की जो शिक्षा नीति थी, इसमें आगे कह रहा है 1986 की शिक्षा नीति का मुख्य योगदान क्या रहा? तो ये तो शिक्षा नीति का प्रमुख योगदान था। इसकी समीक्षा किसके द्वारा की गई? अब 1986 की जो शिक्षा नीति थी, इसकी क्या करवाई गई? समीक्षा करवाई गई। क्या करवाई गई? समीक्षा करवाई गई। और समीक्षा की किसने थी? तो इसकी जो समीक्षा है वो राममूर्ति समिति थी, जिसका निर्माण 1990 में किया गया था। तो राममूर्ति जो समिति थी, उसने इसकी 1990 में समीक्षा की थी। किसने की थी? राममूर्ति समिति ने। और इस समिति का निर्माण कब होता है? 1990 में। यह समिति क्या करती है? 1986 की शिक्षा नीति की समीक्षा करती है। क्या करती है? 1986 की शिक्षा नीति की समीक्षा करती है। अगर यह पूछ लिया जाए कि जो 1986 की शिक्षा नीति थी, शिक्षा नीति के लिए जो प्रतिवेदन तैयार किया गया था, वो कितने खंडों में था? 1986 की शिक्षा नीति के लिए बनाया गया प्रतिवेदन कितने खंडों में था? खंड यानी भाग, कितने खंडों में था? ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो कितने खंड थे? 12 खंड थे। कितने खंड थे? 12 भाग थे या 12 खंड थे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। 13 हो गए, 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 की तरफ देखिए। 14 नंबर प्रश्न कहता है डाइट यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग
एजुकेशन एंड जो ट्रेनिंग है की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? कि जो डाइट है, डाइट जो बनाई गई थी, इसके लिए सिफारिश किसने की थी कि जिला स्तर पर एक डाइट के नाम से जो निकाय हैं उसका गठन किया जाए? तो इसकी सिफारिश कौन करता है? 14 नंबर प्रश्न का उत्तर देखें। तो इसकी सिफारिश करती हैं NEP 1986। कौन करती है? NEP 1986 में ही यह प्रावधान था कि जिला स्तर पर एक डाइट के नाम से निकाय की स्थापना की जाए। प्रश्न संख्या 15 कहता है कि संशोधित शिक्षा नीति 1992, संशोधित शिक्षा नीति 1992 संशोधित NEP 1992 की बात कर रहा है कि संशोधित शिक्षा नीति 1992 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सुलभ बनाने की घोषणा की गई कि प्राथमिक शिक्षा है उसको हम क्या बना देंगे? सुलभ बना देंगे। सुलभ का अर्थ होता है जो आसानी से प्राप्त की जा सके, कि हम प्राथमिक शिक्षा को सुलभ बना देंगे। ये घोषणा कब तक की गई थी? कब तक का लक्ष्य रखा गया था? 15 नंबर प्रश्न है। तो 15 नंबर प्रश्न में बात आती है 1986 की नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि 1986 का जब 92 में संशोधन हुआ तो 92 की जो नई संशोधित गाइडलाइन जारी हुई थी उसने कहा था कि हम जो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है उसको सबके लिए क्या कर देंगे? सुलभ बना देंगे। लेकिन उसके लिए हमें समय चाहिए। कब तक बना देंगे? कब तक का समय निर्धारित किया गया था? तो उन्होंने कहा था कि हम वर्ष 2000 होगा, वर्ष 2000 तक प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है उस शिक्षा को क्या बना देंगे? सुलभ बना देंगे। ये किस में कहा गया? संशोधित शिक्षा नीति 1992 में कहा गया। 16 नंबर प्रश्न देखिए। NEP 1986, NEP 1986 में ये यहां प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं कि प्राथमिक शिक्षा यानी 1 से 5 तक कि प्राथमिक शिक्षा कब तक सर्व सुलभ बनाने की घोषणा की गई थी? कि जो NEP 1986 थी इसने कहा था कि जो प्राथमिक शिक्षा यानी 1 से 5 तक की जो शिक्षा है उसको हम क्या कर देंगे? सर्व सुलभ कर देंगे। सर्व सुलभ का अर्थ है कि सभी को आसानी से प्राप्त हो जाएगी, सब आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। सर्व सुलभ बनाने की घोषणा की कि कब तक सर्व सुलभ बना लिया जाएगा? 1986 की शिक्षा नीति में क्या समय मांगा गया था? 1986 की शिक्षा नीति में समय मांगा कहा गया था, वो कहा था कि हम वर्ष 1990 तक इसको क्या कर देंगे? सर्व सुलभ कर देंगे। लेकिन फिर इसमें जब संशोधन हुआ 90 तक का ये पूरा नहीं हुआ, फिर इसमें संशोधन हुआ कि कमी कहां रह गई NEP 1986 में, तो 92 में इसका क्या किया गया? संशोधन किया गया। NEP संशोधन होता है इसका 1992 में। तो फिर उन्होंने लक्ष्य रखा कि प्राथमिक स्तर तक की जो शिक्षा है उसको सुलभ हम बनाएंगे, लेकिन हमें समय चाहिए। कहां तक है? वर्ष 2000 तक का लक्ष्य रखा। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये 16 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, अब 5-4 क्वेश्चन और हैं अभी आप दिमाग में आए हुए हैं, तो अभी मैं आपको बता ही देता हूं जो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लो आप। अब देखिए, एक दिन हमने शिक्षक दिवस की बात की थी, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात की थी, विद्यार्थी दिवस की बात की थी कि विद्यार्थी दिवस है वो कब मनाया जाता है। ये छोटी छोटी बातें हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब जैसे ही मैं एक पेपर पढ़ रहा था उसमें PhD एंट्रेंस का पेपर था, तो उसमें पूछ लिया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। क्या पूछा गया था?
अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूछ लिया था कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो प्रति वर्ष 24 जनवरी को कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। और जो पहला पेपर है, इस पहले पेपर में आपके आईसीटी यानी कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न भी आने हैं, इन्वायरमेंट से संबंधित भी आने होते हैं। इन्वायरमेंट से संबंधित मैंने 2-4 पेपरों का जब अध्ययन किया तो उसमें इन्वायरमेंट से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, उन पर भी मैं चर्चा कर लेता हूं। तो इन्वायरमेंट से संबंधित था कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया? भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया? तो भारत में जो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है वो होती है 1973 में। 1973 में। अभी तो टाइगर प्रोजेक्ट है। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि भारत में हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी कि हाथी प्रोजेक्ट है वो फिर कब शुरू किया गया, यानी एक बार उन्होंने टाइगर प्रोजेक्ट पूछा है तो हाथी प्रोजेक्ट पूछने से कौन सी मनाही है कि नहीं पूछ सकते? पूछ सकते हैं। तो हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है वो होती है 1992 में, हाथियों के संरक्षण से संबंधित है। इसके अलावा एक भारत का जो एक जलीय राष्ट्रीय जीव है, पहले तो ये पूछ लिया जाए कि भारत का जलीय यानी जल में रहने वाला जलीय राष्ट्रीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय राष्ट्रीय जीव है वो है गंगा डॉल्फिन। कौन है? गंगा डॉल्फिन। एक मछली गंगा डॉल्फिन है, वो क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। लेकिन इसके लिए प्रोजेक्ट शुरू हुआ था जिसको नाम दिया गया था कि गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट। गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट। गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट है, इसकी शुरुआत कब हुई? तो गंगा डॉल्फिन जो प्रोजेक्ट था उसकी शुरुआत होती है 1972 में। 1972 में कब होती है? 1972 में। बाकी जो आपके ये पक्षी विहार हैं उनसे संबंधित भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो पूछ लिया जाए घना पक्षी विहार, घना पक्षी विहार कहां स्थित है? कहां पर है घना पक्षी विहार? ये तो राजस्थान में है, राजस्थान के भरतपुर में है। भरतपुर राजस्थान में घना पक्षी विहार तो राजस्थान में। अगर ये कह दिया जाए कि डॉक्टर सलीम अली यानी एक महान पक्षी विशेषज्ञ रहे हैं, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार कहां है? डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये गोवा में। कहां है? गोवा में। और गोवा में भी जो मांडवी नदी है ना, मांडवी नदी के किनारे पर है। मांडवी नदी के किनारे पर है। मांडवी नदी के किनारे पर है। एक कई बार नीलपट्टू जो है, नीलपट्टू पक्षी विहार के बारे में पूछ लेते हैं। किसके बारे में? नीलपट्टू पक्षी विहार। ये नीलपट्टू पक्षी विहार कहां है? तो ये नीलपट्टू पक्षी विहार है, ये नेलोर में है। कहां है? नेलोर में। और पूछ लिया जाए कि नेलोर कहां है तो ये आंध्र प्रदेश में। इन तीनों को याद रखना, परीक्षा में पूछे जाते हैं। घना पक्षी विहार, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार और नीलपट्टू पक्षी विहार। इसके अलावा ये 3 प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट, हाथी प्रोजेक्ट और गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट, इनकी शुरुआत कब हुई?
और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। यानी हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं, ऐसी कोई क्लास आपको नहीं होगी जिसमें से प्रश्न न पूछा जाए। जैसे ही आप परीक्षा में बैठोगे, पेपर करोगे और बाहर आकर के या उस समय परीक्षा देते समय देखोगे तो आपको आकर के आप मिलान करके देख लेना, हर क्लास में से आपको प्रश्न नजर आएगा। आज की जो क्लास है, इस क्लास से आपको कम से कम 1 या 2 प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, हमारी जो पहला पेपर है उसमें एक यूनिट है भारतीय उच्च शिक्षा से संबंधित। तो क्या ध्यान करना है, एक तो उच्च शिक्षा है और एक उसमें यानी संचार से संबंधित है, संचार संप्रेषण इनसे संबंधित। तो शिक्षा के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी नया इनिशिएट आता है तो उसको आपको पता होना चाहिए, पूछे जाएंगे। शिक्षा से संबंधित कोई योजना है, वो योजनाएं पूछी जाएगी। शिक्षा से संबंधित कोई कार्यक्रम है तो वो पूछा जाएगा। और दूसरा, शिक्षा का जहां डिजिटलीकरण करने की बात हो रही है तो शिक्षा से संबंधित डिजिटलीकरण से संबंधित जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। अब पीछे की जो परीक्षाएं हैं उनमें कई बार पूछा गया कि स्वयं के बारे में पूछ लिया गया, स्वयं प्रभा के बारे में पूछ लिया गया, स्वयं प्लस के बारे में पूछ लिया गया। तो ये यानी डिजिटल के क्षेत्र में शिक्षा से जुड़े हुए ऐसे इनिशिएट हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एजुकेट है उससे पूछ लिया जाता है, इनफ्लिबनेट है उससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो शिक्षा से जुड़ी, चाहे वो उच्च शिक्षा हो चाहे वो माध्यमिक स्तर की शिक्षा हो, उससे जुड़ा हुआ अगर कोई कार्यक्रम है, उससे जुड़ी हुई कोई योजना है या उससे लेटेस्ट में उससे जुड़ा हुआ कोई अगर बैठक है तो वो चीजें पेपर में पूछी जाएगी, कोई नहीं रोक सकता उनको। तो शिक्षा से जुड़ी हुई जो भी आपको कोई समिति का गठन हुआ है या किसी नए निकाय का गठन हुआ है तो उन पर आप ध्यान रखें, वहां से प्रश्न निश्चित आएगा। यूजीसी है वो इस तरह के प्रश्नों को, जैसे एनटीए से एग्जाम करा रहे हैं, एनटीए से ही प्रश्नों को उठा करके देता है जो लेटेस्ट के हों, जो शिक्षा से जुड़े हुए हों। ऐसे प्रश्न आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे पेपर में। तो शिक्षा से संबंधित जो भी डिजिटलीकरण से संबंधित प्रश्न है वहां आप उन तथ्यों को अवश्य पढ़ें। और मैं भी पूर्ण प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि आगे एक क्लास है शिक्षा के क्षेत्र में जो भी नए इनिशिएट हुए हैं, जो चीजें मुख्य हैं, जो कार्यक्रम है, कोई परियोजना है या शिक्षा से संबंधित जुड़े हुए कोई डिजिटल उपकरण है तो उन पर भी हमें चर्चा करेंगे। और आप भी प्रयास करना। अगर आप आज की क्लास आपको अच्छी लगी है, आपको समझ में आई है, तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपका जो भी साथी हैं, जो आपका सहपाठी है, उस तक भी इसको पहुंचाने का कार्य करें। इससे कोई नुकसान नहीं होना है, इससे फायदा होना है। फायदा ये होगा कि कम से कम आपके साथ में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो तैयार होंगे, जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नए स्टूडेंट हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी किसी भी विषय से संबंधित, चाहे वो हिंदी हो, चाहे नेट जेआरएफ से संबंधित हो, और जैसे इस समय मिलेगा तो मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी आप तक पहुंचाए जाएंगे। तो नए विद्यार्थी हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।